डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन युनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह विषय है बीए द्वितीय वर्ष अनिवार्य हिंदी का पेपर 2, जिसका नाम है एकांकी एवं अन्य गतिविधियां और व्याकरण। पेपर कोड है HND-COM 202। इस पेपर के अंतर्गत हम जिस इकाई की बात करने वाले हैं वह है इकाई 10, जिसका नाम है आज के अतीत। यह एक आत्मकथा है। इस इकाई की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले उद्देश्य, प्रस्तावना, हिंदी साहित्य में आत्मकथाओं का विकास एवं विशेषताएं। चौथा है लेखक परिचय, जिसमें जीवन परिचय और कृतित्व परिचय आएगा। आत्मकथा आज के अतीत का परिचय, आज के अतीत में सहजता का सौंदर्य, सार बिंदु, परीक्षा उपयोगी प्रश्नावली और उपयोगी पाठ्य सामग्री। विद्यार्थी मित्रों, हमने इस इकाई को 2 भाग में विभाजित किया हुआ था। पहला भाग हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने उद्देश्य, प्रस्तावना, हिंदी साहित्य में आत्मकथा का विकास एवं विशेषताएं और लेखक परिचय के बारे में बात की थी, जिसमें लेखक का जीवन परिचय और कृतित्व परिचय दोनों हमने देखा हुआ था। अगर इस इकाई की हम बात करें तो उद्देश्य के रूप में लेखक भीष्म साहनी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो सकेंगे। आत्मकथा का अर्थ एवं हिंदी साहित्य में आत्मकथा के विकास को जानेंगे। आत्मकथा आज के अतीत का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। आत्मकथा आज के अतीत में सहजता का सौंदर्य को जान सकेंगे। इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है। तो पहला भाग जो था जिसमें उद्देश्य, प्रस्तावना से लेकर लेखक परिचय तक हमने बात की हुई थी। दूसरे भाग में हम आत्मकथा का जो परिचय है वो हम लेंगे। आज के अतीत में सहजता का सौंदर्य, सार बिंदु, परीक्षा उपयोगी प्रश्नावली और उपयोगी पाठ्य सामग्री, इसकी हम बात करेंगे। प्रस्तावना के तौर पर हमने पहले भाग में हिंदी साहित्य में आत्मकथा का उद्भव कैसे हुआ था, वहां से लेकर आज तक आत्मकथा विधा किस प्रकार से विकसित हो रही थी, लगातार किस प्रकार से उसका विकास हुआ था, उसके बारे में हमने बात की थी। अब हम आज के अतीत आत्मकथा का परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले लेखक भीष्म साहनी के बारे में हम बात करें तो उनका जन्म 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी में हुआ था। लेखक की मृत्यु 1 जुलाई 2003 में दिल्ली में हुई थी। उनके पिता का नाम हरबंस लाल और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो हिंदी फिल्मों के ख्याति प्राप्त अभिनेता बलराज साहनी भीष्म साहनी के बड़े भाई थे। साहनी जी की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हिंदी व संस्कृत में हुई थी। संस्कृत में उर्दू एवं अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1937 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में MA किया। पंजाब विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की थी। प्रगतिशील कथाकारों में साहनी जी का स्थान प्रमुख है। अब हम बात करेंगे आत्मकथा आज के अतीत का परिचय। आज के अतीत का प्रकाशन सन 2003 में हुआ था। भावात्मक बहाव में पंजाबी भाषा का प्रयोग किया गया है। मतलब लेखक ने आत्मकथा लिखी है हिंदी में, लेकिन जहां पर भाव पक्ष आता है, मतलब लेखक ने अपने जीवन के बारे में जो बात की हुई है उसमें भाव पक्ष जहां पर आएगा वहां पर उन्होंने पंजाबी भाषा, क्योंकि उनकी मातृभाषा थी, तो पंजाबी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया हुआ है ताकि रस जो है वो बना रहे। कथा का आरंभ भीष्म साहनी जी के बालपन के दिनों से होता है। साहनी जी का परिवार पेशावर का रहने वाला था। पेशावर में लूटपाट होने के कारण 20 वर्ष वहीं रहने के बाद वे लोग रावलपिंडी आकर बस गए थे। प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में हुई थी। गुरुकुल घर से दूर होने के कारण गुरुकुल की शिक्षा छूट गई थी। साहनी जी बचपन से ही सपना देखते थे गुरुकुल में शिक्षा लेने का, लेकिन गुरुकुल अपने घर से दूर होने के कारण वह शिक्षा उनसे छूट गई थी। बाद में आगे आर्य स्कूल में दोनों भाइयों ने शिक्षा प्राप्त की हुई थी। कथा में आगे इस बात की जानकारी दी गई है
कि भीष्म साहनी जी को साहित्य लेखन उनके वंशजों से विरासत में मिला है। घर के साहित्यिक माहौल के कारण ही भीष्म का रुझान और अधिक साहित्य की ओर हुआ। इसके पश्चात गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही भीष्म ने दाखिला लिया। कुछ दिनों बाद भीष्म को अपने बहनोई श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार के साथ लाहौर में रहने का मौका मिला, जहां उनका संपर्क अज्ञेय, देवेंद्र सत्यार्थी, अस्क यानी उपेंद्रनाथ अस्क, प्रेमचंद जैसे लेखकों से होता है। इसके बाद एमए की पढ़ाई खत्म करने वे पुनः रावलपिंडी लौट आते हैं। तभी बलराज साहनी अपनी पत्नी के साथ लाहौर चले जाते हैं। अतः भीष्म साहनी को न चाहते हुए भी व्यापार संभालना पड़ता है। भीष्म साहनी निरंतर दिल्ली में रहने वाली फुफरी बहन सत्यवती से संपर्क बनाकर साहित्यिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करते रहते थे तथा जैनेन्द्र, विष्णु प्रभाकर, बनारसदास चतुर्वेदी, अज्ञेय आदि से संपर्क स्थापित करते हैं। सन 1944 में भीष्म साहनी जी के जीवन में बहुत बदलाव आता है। पहले तो उनका विवाह शिला से होता है और दूसरा भारत पाकिस्तान विभाजन की बात सामने आती है। इस बंटवारे वाली बात को लेकर सारा परिदृश्य बदलता नजर आता है, क्योंकि सामान्य जीवन बाहर से ज्यों का त्यों चल रहा था, पर अंदर ही अंदर से दूरियां बढ़ने लगी थी। इसी बीच बड़े भाई बलराज साहनी मुंबई चले जाते हैं, जहां वे इप्टा जैसी संस्था से जुड़ते हैं। भीष्म साहनी जी भी अपने को खाली देखकर परिवार के साथ वहीं चले जाते हैं। उनकी पत्नी इप्टा से जुड़ती है। वहीं उन्हें एक तार मिलता है जिसमें अंबाला कॉलेज में अंग्रेजी अध्यापक के रूप में कार्य करने का आग्रह रहता है। भीष्म परिवार समेत वहीं चले जाते हैं। वहाँ भी भीष्म को नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वे वापस दिल्ली पिता के पास आ जाते हैं। यहाँ साहित्य पर खुलकर बात होती है। यहाँ रविवार को होने वाले कल्चरल फार्म में हिस्सा लेने लगते हैं, जहाँ साहित्य के प्रति रुचि बढ़ती है। और उस समय राजकुमार वर्मा, निर्मल वर्मा, कृष्ण बलदेव वेद जैसे साहित्यकारों से उनका परिचय होता है। इसके परिणाम स्वरूप 1953 में इनका पहला कहानी संग्रह भाग्यरेखा छपता है। फिर दूसरा 1956 में पहला पाठ प्रकाशित होता है। कुछ समय बाद बनारस जाकर इंदुनाथ मदन के संरक्षण में हिंदी उपन्यास में नायक की अवधारणा विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, विद्यानाथ त्रिपाठी के संपर्क में आते हैं। पुनः दिल्ली लौटने के बाद उनके बेटे वरुण का जन्म होता है। कथा वस्तु में आगे मॉस्को प्रवास की कथा है, जिसमें 1857 की क्रांति के बाद सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यापक स्तर पर अनुवाद कार्य किया जा रहा था। भीष्म परिवार के साथ वहाँ प्रवास करते हैं। वहाँ रहते हुए 7 वर्षों में भीष्म का लेखन कार्य पीछे छूट जाता है। पत्नी शीला कहती है, यहाँ तुम कर क्या रहे हो? 6 साल यहाँ रहते हो गए हैं, तुमने केवल एक ही कहानी लिखी है, वह भी मरियल सी। तुम्हें यहाँ क्या मिल रहा है? यह आत्मकथा में भीष्म साहनी कहते हैं। 1963 में भीष्म भारत लौटे तथा पुनः लेखन से जुड़ना चाहा। ऐसे समय में जब नई कहानी, सचेतन कहानी और कहानी का दौर चल रहा था, जिसका विभाजन भीष्म के लिए दुरूह था, उसी समय नई कहानियों की पत्रिका संपादन का कार्य उन्हें मिला, किंतु वह व्यवस्थित रूप से चल नहीं रहा था। इसलिए अतः अमृत राय के हाथ में सौंप कर वह वहाँ से निकल जाते हैं। उसी समय कहानियाँ की पत्रिका संपादन का कार्य इन्हें मिला, किंतु वह भी सही नहीं चला। इसलिए पत्रिका अमृत राय के हाथ वह सौंप दी गई। आत्मकथा में आगे भीष्म ने अपनी उत्कृष्ट कहानियों जैसे तमस, हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मयादास की माड़ी आदि का वर्णन किया है। साथ ही साथ एफ्रो एशियाई लेखक संघ एवं प्रगतिशील लेखक संघ के संदर्भ में लेख लिखकर महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी है तथा अंत में लेखक ने अपने जीवन के शुरुआती क्षणों के यादगार पलों को याद करते हुए अंतिम पड़ाव के महत्वपूर्ण पलों का जिक्र सारांश रूप में किया है तथा वह अंत में निष्कर्षतः कहते हैं, क्या खोया क्या पाया, इसका लेखा जोखा करता रहूँगा, अपने भाग्य को
सराहता कोसता भी रहूँगा। साथियों, सहकर्मियों के साथ उलझता भी रहूँगा ताकि किसी न किसी तरह जिंदगी के अखाड़े में बना रहूँ। इस प्रकार आत्मकथा यहाँ पर पूर्ण होती है। सार बिंदु के अगर हम बात करें तो लेखक भीष्म साहनी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो सकते हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद हमें क्या सार मिलेगा, इसकी यहाँ पर बात की गई है। आत्मकथा का अर्थ एवं हिंदी साहित्य में आत्मकथा के विकास को जान सकते हैं। आत्मकथा आज के अतीत का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। आत्मकथा आज के अतीत में सहजता के सौंदर्य को जान सकते हैं। परीक्षा के लिए जो उपयोगी प्रश्नावली है वह इस प्रकार है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। आपके एग्जाम में आते हैं बड़े प्रश्न 14 अंक के, तो वो आपको इस प्रकार से लिखने होते हैं। उसमें हिंदी साहित्य में आत्मकथा के विकास पर प्रकाश डालिए, भीष्म साहनी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। ये सारे प्रश्न है जिसको आपको देख लेना है, जो परीक्षा में आपको काम आएंगे। इस प्रकार इस इकाई का दूसरा भाग यहाँ पर समाप्त होता है। हमने इस इकाई को 2 खंडों में विभाजित किया हुआ था, दोनों खंड हमने देख लिए हैं। आशा है इसके द्वारा आप इस इकाई के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली होगी आपने। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में एक नई इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः